नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, करंट अफेयर में आज आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आज करंट अफेयर में हमारा जो टॉपिक है वो आपके सामने दिख रहा है। देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आज हमारा जो करंट है वो कौन सा है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? केग बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? केग। समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? केग। तो बहुत शानदार टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, करंट अफेयर की दृष्टि से अभी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यभार किसने संभाला था ये ध्यान में रखना आपका। तो केग कहते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केग। तो देखो, केग कहते हैं। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। वर्तमान में इसको मैं आपके इसके अध्यक्ष का नाम बताऊंगा और उसके बाद में मैं इसकी थ्योरी थोड़ी बताऊंगा आपको, जो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में जो है, आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो 8 अगस्त, वर्तमान में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके क्या बने हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं, जो 8 अगस्त 2020 को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। नियंत्रक महालेखा परीक्षक है जो वर्तमान में मतलब पद पर आसीन है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मैंने बताया जो वर्तमान में करंट अफेयर टॉपिक है, आपके संविधान की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या अंग्रेजी मैंने अभी बताया इसको क्या कहते हैं? केग। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं कि क्या होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो आपको ध्यान में सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संविधान के भाग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 148 से 151 तक, ये ध्यान में रखना है। 148 से 151 तक इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संविधान में प्रावधान कौन से भाग में? भाग 5 में। अनुच्छेद कौन से? 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यभार या उसका उल्लेख किया गया है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो पद है, जो पद सर्जित हुआ वो 1935 के अधिनियम से सर्जित हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है 1935 के अधिनियम के द्वारा, जो हमारा भारत का सबसे बड़ा अधिनियम था, इस अधिनियम से नियंत्रक महालेखा परीक्षक शब्द लिया गया था और इसकी उत्पत्ति 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। फिर आपको ध्यान में रखना है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्या कार्य होता है। तो आपको पता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य यह होता है कि केंद्र और राज्यों की वित्तीय प्रणाली को बीच में लिपिबंद और लेखाबंद तैयार करना, कि जो हमारे केंद्र और राज्य की वित्तीय व्यवस्थाएं होती हैं, जो वित्तीय प्रणाली होती है, उन वित्तीय प्रणाली को लेखबंद करना और उनको एकता के सूत्र में बांधना, इसका काम क्या होता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम होता है। फिर आपको ध्यान में रखना है नियंत्रक महालेखा परीक्षक वो व्यक्ति बन सकता है जो ऑडिट का अनुभव हो। किसका हो? ऑडिट का अनुभव हो। और आपको ध्यान में रखना है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आपको पता है धन का, सार्वजनिक धन का संरक्षक माना गया, धन का प्रहरी माना गया इसको। तो सार्वजनिक जो धन होता है उनका प्रहरी होता है। केंद्र और राज्य और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो वित्तीय संबंधी जो जानकारी, उनकी रिपोर्टों की ये जानकारी रखता है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संविधान में कोई प्रावधान, उनके कार्यकाल का संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान 42वें संविधान, उसके कार्यकाल का 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वो कार्य कर सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये कहा गया था कि इनका कार्यकाल, मतलब संविधान में इसका कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया था, मूल संविधान में इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। और दूसरी बात, नियंत्रक महालेखा परीक्षक पहले वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे नरहरि राव, और वर्तमान में गिरीश चंद्र प्रभु है और आप गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब आपको ध्यान में रखना है नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक धन का क्या होता है? प्रहरी होता है और इसकी शक्तियां जो है वो 148 से 151 तक इसका उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं ये वित्तीय प्रणाली को बनाए रखता है। और लोक लेखा समिति का क्या है? ये अध्यक्ष लोक लेखा समिति का भी इसकी निगरानी रखता है। धन्यवाद।